गुड मॉर्निंग टू ऑल। विजया क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आपने मेरे पुराने वीडियो लेक्चर जरूर देखे होंगे। हमारा प्रीवियस वीडियो का टॉपिक था न्यूबॉर्न फिजिकल एग्जामिनेशन पार्ट 1। आज हम उसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन हमारा पार्ट कौन सा आएगा? दूसरा। अगर आपने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज जाके जरूर देख लीजिए मेरा पहला पार्ट न्यूबॉर्न फिजिकल एग्जामिनेशन पार्ट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर न्यूबॉर्न फिजिकल एग्जामिनेशन पार्ट 2। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ जॉइंट। हमने देख लिया था फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में पहले लेक्चर में। अब हम डिस्कस करेंगे आगे, उसमें से देख लेते हैं। चलो, टाइप्स ऑफ जॉइंट। देयर इज ए 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट। के टाइप्स तो बहुत होते हैं, लेकिन मेनली हम 3 देखेंगे। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज देख लेते हैं मूवेबल जॉइंट। मूवेबल जॉइंट का मीनिंग क्या होता है? मूव हो सके उसको। सेकंड पॉइंट कौन सा आएगा? स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट का मीनिंग क्या होगा? थोड़ा सा ही मूवमेंट होगा। और लास्ट का मीनिंग क्या होगा? इमूवेबल। इमूवेबल का मीनिंग क्या होगा? मूवेबल होगा ही नहीं। तो देख लेते हैं, चलो वन बाय वन। फर्स्ट वन इज द मूवेबल जॉइंट। मूवेबल जॉइंट का दूसरा नाम क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज द डायआर्थरोसिस जॉइंट। क्या होगा? इट इज ऑल्सो नोन अदरवाइज कॉल्ड एज द डायआर्थरोसिस जॉइंट। सेकंड, what is the example of the movable joint? Which are the example? First one is the synovial joint. Synovial joint में भी कौन कौन से joint आएंगे? hinge joint, pivot joint and the ball and socket joint। तो क्लियर, आपको पता चल गया है व्हाट यू मीन बाय द मूवेबल जॉइंट। आपको इमेज में दिख भी रहा होगा हिंज जॉइंट कैसे मूव कर रहा है, एक बार देख लीजिए तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। तो फर्स्ट वन इज द मूवेबल जॉइंट। इट इज ऑल्सो नोन एज द डायआर्थरोसिस जॉइंट। एग्जाम्पल कौन कौन सा आएगा? साइनोवियल जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट एंड द सेकंड वन इज द थर्ड वन इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सेकंड पॉइंट में आप देख रहे होगे स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। स्लाइटली मूवेबल का मीनिंग क्या? थोड़ा ही मूवमेंट करेगा। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द स्लाइटली मूवेबल जॉइंट? तो क्या आएगा? इट इज ऑल्सो नोन एज द एम्पीएर्थ्रोसिस जॉइंट। सेकंड पॉइंट एग्जाम्पल क्या हो गए? तो क्या? एक्स्ट्रा कार्टिजिनियस जॉइंट लाइक रिब्स और पेल्विस। तो एग्जाम्पल में हमने क्या देखा? रिब्स और जो पेल्विस के जॉइंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम स्लाइटली मूवेबल जॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। तो देयर इज टू टाइप्स ऑफ द जॉइंट हमने देख लिए। कौन कौन से देखे? तो चलो, तो पहले क्या था? मूवेबल जॉइंट, और सेकंड कौन था? स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। मूवेबल जॉइंट का एग्जांपल क्या बोला मैंने आपको? साइनोवियल जॉइंट। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट का एग्जांपल क्या बोला मैंने? कार्टिलेजिनियस जॉइंट। उसमें कौन सा आएगा? रिब्स एंड पेल्विस। इमेज में आपको देख रहा होगा रिब्स और पेल्विस। सेकंड देखने के लिए थर्ड वन इज द लास्ट वन इज द इमूवेबल जॉइंट। लास्ट में कौन सा आएगा? इमूवेबल। इमूवेबल का मीनिंग क्या? मूवेबल होगा ही नहीं। तो देख लीजिए, इट इज ऑल्सो नोन एज द साइनोआर्थरोसिस जॉइंट। एग्जाम्पल कौन से हो गए? फाइब्रोस जॉइंट, suture and the tibiofibular और द लास्ट वन इज द टीथ जॉइंट। तो एग्जाम्पल के तरह में आपको दिख रहा होगा फाइब्रोस जॉइंट का मीनिंग क्या? मूवेबल हो गए ही नहीं। एग्जाम में दिख, आपको इमेज में दिख रहा होगा मैंडिबल जो जॉइंट है वो दिख रहा होगा, तो वो कैसा जॉइंट है? इमूवेबल। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ जॉइंट क्लियर हो गए। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बर्थ ट्रॉमा एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत पूछ रहा है एग्जाम में। जो वाइवा थर्ड ईयर बीएससी नर्सिंग की जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उसमें तो बहुत पूछते हैं कि वो बर्थ ट्रॉमा के दरमियान कौन कौन सी ईजा होने के चांसेस होते हैं। तो देख लीजिए, देयर इज 2 मैन टाइप्स। 2 मैन टाइप्स तो बहुत पूछे जाते हैं, आपको भी याद रखना ही पड़ेगा कौन कौन से। तो पहला क्या होगा? कापुट सक्सेडेनम एंड द सेकंड वन इज द कौन सा होगा? सिफेलोहिमेटोमा। ये दोनों का डिफरेंस आपको समझना बहुत जरूरी है। बहुत क्वेश्चन भी आते हैं और फाइनल एग्जाम में भी बहुत पूछते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एम्स नोट सेट हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी यही क्वेश्चन आया गया है। तो देख लेते हैं कापुट सक्सेडेनम क्या है और सिफेलोहिमेटोमा क्या है। तो व्हाट यू मीन बाय द कापुट सक्सेडेनम? तो कापुट सक्सेडेनम का मीनिंग क्या होगा? इट इज एन एडिमा और द फ्लूइड एक्यूमुलेशन अकर्स बिटवीन द स्काल्प एंड द पेरिओस्टियम ऑफ द बोन। तो पहले उसकी डेफिनेशन तैयार कर लीजिए बच्चों। तो क्या है कापुट सक्सेडेनम? एक टाइप का क्या है? एडिमा है। अदरवाइज क्या होगा? फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा। कहां पे होगा लेकिन? तो स्काल्प एंड पेरिओस्टियम बोन के बीच में। उसके सामने चले जाते हैं सिफेले हेमेटोमा। तो सिफेले हेमेटोमा भी क्या होगा? वन टाइप ऑफ द एडिमा ही है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, accumulation of the fluid occur due to the improper venous drainage। जो भी कापुट सक्सेडेनम है उसमें accumulation of fluid हो रहा है, तो उसका रीजन क्या?
उसका रीजन क्या बोला गया, इम्प्रॉपर वेनस ड्रेनेज। सामने आ जाइए, सिपेलोहेमेटोमा, सिपेलोहेमेटोमा का मीनिंग क्या, एक्यूमुलेशन ब्लड होगा, उसमें क्या था कापुट सक्सेडेनम में, एक्यूमुलेशन किसका हो जाएगा, फ्लूइड का, यानी और यहाँ पर सिपेलोहेमेटोमा में क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन किसका होगा, ब्लड का। तो दोनों डिफरेंस खास याद रखना, आप बच्चों को पूछे पूछे जाते हैं। तो कापुट सक्सेडेनम में क्या क्या एक्यूमुलेशन होगा, फ्लूइड का, सिपेलोहेमेटोमा में एक्यूमुलेशन किसका होगा, ब्लड का। सेकंड देख लेते हैं फिर से, सिपेलोहेमेटोमा में एक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लड, उसका रीजन क्या, रप्चर ऑफ द माइनर एमिसरी वेन्स, क्या रप्चर हो जाएगा, माइनर एमिसरी वेन्स होती है रप्चर हो जाएगी, और वो कहाँ प्रेजेंट होती है, वन टाइप ऑफ द वाल्वलेस वेसल है प्रेजेंट इनटू द ब्रेन, ब्रेन के अंदर माइनर एमिसरी वेन्स पाई जाती है, और उसकी डैमेज होने की वजह से एक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लड हो सकता है। नेक्स्ट थर्ड वन इज द लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, कापुट सक्सेडेनम में कोज्ड बाय, रीजन क्या बोला, प्रेशर ऑफ द फिटल हेड अगेंस्ट द सर्विक्स ड्यूरिंग द लेबर, क्या हो जाता है, प्रेशर हो जाता है ऑफ द फिटल हेड अगेंस्ट द cervix during the labor, which decrease the blood flow of the area and the result in the edema। तो आप आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कापुट सक्सेडेनम में क्या होता है, एडिमा और फ्लूइड एक्यूमुलेशन किसकी वजह से, इम्प्रॉपर वेनस ड्रेनेज के लिए से। उसका रीजन क्या होगा, प्रेशर आ गया, कहां पे आ गया, फिटल हेड के अगेंस्ट द सर्विक्स ड्यूरिंग द लेबर, that cause the blood flow of the area is decrease and result into the edema। सामने देख लेते, सिपेलोहेमेटोमा में कोज्ड बाय द सब पेरिओस्टियम हेमरेज, वन टाइप ऑफ द सिपेलोहेमेटोमा की सिंपल भाषा में बोलूं तो क्या होता है, उसमें हेमरेज हो जाता है। नेक्स्ट आगे ही जाते हैं हम वही टॉपिक के ऊपर, कापुट सक्सेडेनम में क्या होता है, स्वेलिंग क्रॉस द सुचर लाइन, कार्डिनल साइन, ये क्वेश्चन आया गया है एग्जाम में, याद रखना कि कार्डिनल साइन ऑफ द कापुट सक्सेडेनम क्या होगा, तो क्या होगा, स्वेलिंग होगा क्रॉस द सुचर लाइन, सुचर लाइन को स्वेलिंग क्या कर लेगा, क्रॉस कर लेगा, जहां की सिपेलोहेमेटोमा में क्या होगा, स्वेलिंग डज नॉट क्रॉस द सुचर लाइन। सेकंड, Caput succedaneum always present at the time of the birth does not increase into the size, always present होता है कहाँ पे, time of the birth। Next, Cephalohematoma develop after the birth within the few hours, increase in the size 2 to 3 days। कब डेवलप होगा, आफ्टर द बर्थ। नेक्स्ट, कापुट सक्सेडेनम usually disappear after the within the 72 hours। नेक्स्ट, Cephalohematoma, if the bleeding is the minor, then the thrombus may be dissolved within the 6 weeks, and if the bleeding is the severe, then the surgical intervention may be required। I hope आपको सबको पता चला होगा, कार्डिनल साइन को पता चला, तो कार्डिनल साइन क्या होगा, स्वेलिंग क्या करेगा, क्रॉस करेगा सुचर लाइन, ऑलवेज प्रेजेंट कहाँ होगा, कापुट सक्सेडेनम बर्थ के टाइम में, सिपेलोहेमेटोमा कब होगा, आफ्टर द बर्थ विद इन द फ्यू आवर्स। कापुट सक्सेडेनम यूजुअली डिसअपियर कितना टाइम में हो जाएगा, विद इन द 72 आवर्स के अंदर। सेकंड, सिपेलोहेमेटोमा कब डिसअपियर होगा, तो इफ ब्लीडिंग इज द माइनर देन द थ्रोम्बस में बी डिसॉल्व विद इन द 6 वीक, इफ द ब्लीडिंग इज द सीवियर देन सर्जिकल इंटरवेंशन इज द रिक्वायर्ड। लास्ट पॉइंट, कापुट सक्सेडेनम में क्या है, कॉम्प्लिकेशन कैसी होगी, रेयर होगी। सिपेलोहेमेटोमा कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग, अंडरलाइनिंग स्कल फ्रैक्चर एंड द जॉन्डिस। नेक्स्ट, आपको इमेज में क्लियर दिख रहा होगा कि व्हाट यू मीन बाय द कापुट सक्सेडेनम एंड नेक्स्ट व्हाट यू मीन बाय द सिपेलोहेमेटोमा, क्लियर हो गया। एक में क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड, और दूसरे में क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लड। उस दोनों के मैंने आपको रीजन भी आपको बता दिए। नेक्स्ट, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और उससे शेयर भी करिए। अगर कुछ उसमें ऐड करना है तो प्लीज मुझे कमेंट भी करिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं वीडियो के नेक। अब क्या देखते हैं नेक के बारे में, तो नेक में क्या होता है, इट शुड बी शॉर्ट। नेक क्या होगा, न्यूबॉर्न बेबी का कैसा होगा, शॉर्ट होगा। नेक्स्ट, एसेस फॉर द नक्कल रिजिडिटी। नक्कल रिजिडिटी का मीनिंग क्या, नेक क्या हो जाएगी, स्टिफनेस। स्टिफनेस तो नहीं है, तो न्यूबॉर्न बेबी में नेक के अंदर हम क्या चेक करेंगे, नक्कल रिजिडिटी। और नक्कल रिजिडिटी इज द प्रेजेंट कहां पे होगी, तो प्रेजेंट इनटू द मेनिंजाइटिस एंड द सेकंड वन इज द टॉर्टिकोलिस। पता होगा आपको कि नक्कल रिजिडिटी यानी कि नेक स्टिफनेस प्रेजेंट कौन कौन से डिजीज कंडीशन में प्रेजेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही जमेदार पूछा जाता है। तो कौन कौन से कंडीशन में यहाँ पर प्रेजेंट होगी नेक स्टिफनेस, तो कौन सी कंडीशन में, मेनिंजाइटिस एंड द सेकंड वन इज द टॉर्टिकोलिस। टॉर्टिकोलिस आपके लिए नया शब्द होगा, तो आई होप आप शब्द डिस्कशन करते हैं कि टॉर्टिकोलिस है क्या। तो टॉर्टिकोलिस इज द ट्विस्टिंग ऑफ द नेक। नेक का क्या हो जाएगा बच्चों,
ट्विस्टिंग हो जाएगा टूवर्ड्स द वन साइड, कहाँ वन साइड, ड्यू टू इसका रीजन क्या है, डैमेज इनटू द 11th क्रेनियल नर्व, 11 जो क्रेनियल नर्व है वहां क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इस कंडीशन को दूसरा नाम क्या है, लोक्सिया और द राइनेक। आगे हम पिक में देखेंगे तो जो थोड़ा ज्यादा आइडिया आएगा। इफ द नेक इज शॉर्ट, अगर नेक शॉर्ट है, विब्ड जमा हो जाएगी पोस्टेरियरली विद द एक्स्ट्रा स्किन फोल के साथ क्या होगा, ये डिपोजिट हो जाएगी। वो इंडिकेट क्या करेगा बच्चों, टर्नर सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम में कितना क्रोमोसोम होते हैं, 45। नॉर्मली कितने होते हैं, 46। यहाँ पर एक कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 45 क्रोमोसोम के कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, टर्नर सिंड्रोम। उसमें बच्चे का नेक कैसा होता है, तो शॉर्ट होता है और वेब्ड पोस्टेरियरली विद द एक्स्ट्रा स्किन फॉल। नेक्स्ट, डाउन सिंड्रोम, आपको पता ही होगा। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21। उसमें कितने टाइप्स के क्रोमोसोम हो गए, 47 क्रोमोसोम, यानी कि 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होगा। नेक्स्ट, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम एंड द लास्ट वन इज द क्लिनफिल्टर। उसमें कितने हो गए, 47 क्रोमोसोम। ये तीनों क्वेश्चन याद रखना, बहुत पूछते हैं कि पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड एंड द क्लिनफिल्टर, उसमें कितने होते हैं क्रोमोसोम, 47 क्रोमोसोम। लास्ट वन इज द क्राइडोचैट सिंड्रोम। क्राइडोचैट सिंड्रोम में कौन से क्रोमोसोम का प्रॉब्लम होता है, तो बच्चों याद रखना कौन से क्रोमोसोम का प्रॉब्लम होगा, 5th क्रोमोसोम प्रॉब्लम। तो आई होप नेक के बारे में आपको थोड़ा आइडिया हो गया। नया शब्द हमने क्या सीखा, डिसीज कंडीशन टॉर्टिकोलिस। अब देख लेते हैं पिक के, एक पिक दिखाता हूं मैं आपको, वहां पे आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया आएगा कि व्हाट यू मीन बाय द टॉर्टिकोलिस। उसमें क्या होता है, क्या ट्विस्टिंग ऑफ द नेक, नेक का क्या हो जाएगा, ट्विस्टिंग। देख रहे हो आपको इमेज में दिख रहा होगा, टॉर्टिकोलिस राइट साइड, बच्चे का देखो हेड देखो और नेक देखो, दिख रहा है ना। नोज और फेस रोटेटेड टू द लेफ्ट, जो भी नोज है बच्चे का और फेस है वहां कहां पर रोटेट हो चुका है, वन साइड हो गया है। यानी कि वन साइड में भी कौन सी जगह हो गया है इस पिक में, लेफ्ट साइड में हो गया है। नेक्स्ट, राइट ईयर जो दिख रहा है वो टिल्स टूवर्ड द राइट शोल्डर, दिख रहा है ना, राइट जो ईयर है वो कहां पर हो जाएगा, हो रहे हैं राइट शोल्डर के वहां पर टिल्स हो गए। और उसका रीजन क्या है, टाइट राइट स्टर्नो क्लियर मैस्टोइड मसल, जो मसल है वो क्या हो गए हैं, टाइट हो चुके हैं। तो क्लियर, आपको पता चल गया टॉर्टिकोलिस क्या है। ये नया शब्द है इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, अब आगे बढ़ते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द आई। नेक के बारे में आप सबको पता चल गया। क्या देखेंगे हम, नकल रिजिडिटी। नकल रिजिडिटी कहाँ, कौन सी डिजीज कंडीशन में प्रेजेंट पाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी कंडीशन में, मेनिंजाइटिस, और दूसरी कौन सी आएगी, टॉर्टिकोलिस। टॉर्टिकोलिस का मीनिंग क्या, ट्विस्टिंग ऑफ द नेक इनटू द वन साइड। आपने पिक में देखा होगा तो थोड़ा आइडिया जरूर आया होगा। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द आई। आई के बारे में अब एग्जामिनेशन करते हैं। तो एब्सेंस ऑफ द आई बॉल, अगर आई बॉल एब्सेंस है तो क्या बोलते हैं, एनोप्थेल्मिया। क्या बोलते हैं, एनोप्थेल्मिया। तो याद रखना, इफ द आई बॉल इज द एब्सेंट दैट इज नोन एज द एनोप्थेल्मिया। आईज शुड बी क्लियर, आईज को क्या करना पड़ेगा, क्लियर करेंगे आफ्टर द बर्थ। और आई को क्लियर कैसे करेंगे वो क्वेश्चन भी बहुत पूछे जा रहा है, मजेदार क्वेश्चन है। क्लीन द आईज फ्रॉम द इनर कैंथस टू द आउटर कैंथस यूजिंग द वन कॉटन स्वैब अथवा और द स्टॉक्स। तो क्लियर, आईज शुड बी क्लियर कैसे करते हैं, तो क्लीन आईज फ्रॉम द इनर कैंथस टू द आउटर कैंथस, कहां से करेंगे, इनर कैंथस से आउटर कैंथस करेंगे, यूजिंग द ओनली वन स्टॉक। ये कॉटन स्वैब से ओनली वन कॉटन स्वैब है, उसको लेके और एक ही बारे में हम क्या करेंगे, इनर कैंथस से आउटर कैंथस हमें क्लीन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, रेडनेस ऑफ द आइस और द एक्सेसिव टीयर प्रोडक्शन इंडिकेट द इन्फेक्शन इन द आइस। क्या होगा, रेडनेस है आई में, अदरवाइज एक्सेसिव टीयर प्रोडक्शन है तो इंडिकेट क्या करेगा, इन्फेक्शन इनटू द आइस। देयर आर द टू टाइप ऑफ द आई इन्फेक्शन। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, कितने टाइप प्रकार के टाइप्स का आई इन्फेक्शन हमें प्रेजेंट है न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, तो देयर इज अ टू टाइप, विच वन, फर्स्ट वन इज द ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम, इट इज द होल आई इन्फेक्शन कोज्ड बाय द नाइजेरिया गोनोकोकाई बैक्टीरिया। क्लियर हुआ, ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम का मीनिंग क्या होगा, इट इज द होल आई इन्फेक्शन है कोज्ड बाय द नाइजेरिया गोनोकोकाई बैक्टीरिया। तो क्लियर, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द आई आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। क्या है, एब्सेंस ऑफ द आई बोलो सो क्या बोलते हैं, एनोप्थेल्मिया। आई सोल क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, कैसे करेंगे, फ्रॉम द इनर कैंथस टू आउटर कैंथस। सेकंड, रेडनेस ऑफ द आई और द एक्सेसिव टीयर प्रोडक्शन क्या इंडिकेट करेगा, इन्फेक्शन क्लियर करेगा। नेक्स्ट, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द आई इन्फेक्शन प्रेजेंट इन द न्यूबॉर्न। इसमें से पहले हमने कौन सा देखा,
ophthalmia neonatum. It is the whole eye infection caused by the Neisseria gonorrhoeae. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट कंटिन्यू में जाते हैं. फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द आई, उसमें से हमने एक तो देख लिया इन्फेक्शन. अब दूसरा क्या होगा? नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस. इट इज द कोज्ड बाय द कौन से होगा? क्लेमाइडिया ट्रेकोमैटिस. ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है. तो नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस में क्या होगा? इट इज द क्लोज्ड बाय द क्लेमाइडिया ट्रेकोमैटिस. नो टीयर्स इन द नियोनेट. ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना. जब भी बच्चा पैदा होता है तब नियोनेट्स की आंख में आंसू नहीं होते. नो टीयर्स इनटू द नियोनेट्स. कब हो गए? तो वो क्वेश्चन भी पूछा जाता है. 2 to 3 months आफ्टर द बर्थ टीयर ग्लैंड्स फॉर्म. 2 से 3 महीने के बाद जो न्यूबॉर्न बेबी में हो क्या डेवलप होगा? टीयर ग्लैंड डेवलप होगा. उसके बाद ही बच्चे के आंख में क्या देखने को मिलेंगे? टीयर्स देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट, न्यूबॉर्न बेबी में हम प्यूपिल एग्जामिनेशन करेंगे. प्यूपिल एग्जामिनेशन डन बाय द यूजिंग द दिस मिनोमिक्स. अब कौन से न्यूमोनिक्स के द्वारा हम याद रख सकते हैं? तो याद रखना पैरला. कौन सा याद रखेंगे हम? पैरला. पैरला से आप इसे याद रखेंगे. पी का मीनिंग क्या होगा? प्यूपिल. ई का मीनिंग क्या होगा? इक्वल. आर का मीनिंग क्या होगा? राउंड. आर का मीनिंग फिर से क्या होगा? रिएक्टिव टू. और एल का मीनिंग लाइट. और ए का मीनिंग क्या होगा? एकोमोडेशन. तो आई होप आप सबको पता चल गया होगा एग्जामिनेशन ऑफ द आई में क्या करेंगे. पहले तो इन्फेक्शन देख लिए, दोनों इन्फेक्शन क्लियर हो गए. उसके बाद क्या करेंगे? एग्जामिनेशन करेंगे प्यूपिल का. और अगर टीयर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या पूछा जाएगा? टीयर ग्लैंड कब फॉर्मेशन होगा? तो 2 to 3 months आफ्टर द बर्थ. नो टीयर्स प्रेजेंट इनटू द नियोनेट. पहला का मीनिंग क्या होगा? प्यूपिल इक्वल राउंड रिएक्टिव टू लाइट एकोमोडेशन. नेक्स्ट कंटिन्यू में देख लेते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द आई. टू असेस द रेड रिफ्लेक्स ऑफ द आई. कौन सा रिफ्लेक्स असेस करेंगे? रेड रिफ्लेक्सेस. इफ द रेड रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट मींस द नॉर्मल लेंस ऑफ द आई. जो रेड रिफ्लेक्सेस अगर प्रेजेंट है उसका मीनिंग क्या? नॉर्मल लेंस ऑफ द आई. एंड द इफ रेड रिफ्लेक्सेस आर द एब्सेंट देन मे बी पॉसिबल द कंजेनिटल कैटरेक्ट. अगर रेड रिफ्लेक्सेस एब्सेंट है तो क्या इंडिकेट करेगा बच्चों? तो कि पॉसिबल चांसेस ऑफ द कंजेनिटल कैटरेक्ट एंड नीड टू बी हेल्थ केयर प्रोवाइडर इंटरवेंशन. नेक्स्ट, कौन से आई ड्रॉप्स यूज करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑप्थेल्मिक आई ड्रॉप्स एजिथ्रोमाइसिन 0.5% और द इरिथ्रोमाइसिन 0.5% फॉर प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेक्शन. अभी हमने 2 इन्फेक्शन देखे थे तो हमने सर आपने बोल तो दिया इन्फेक्शन हो सकते हैं, लेकिन इन्फेक्शन से प्रिवेंट कैसे किया जाए? तो कैसे प्रिवेंट किया जाएगा? तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑप्थेल्मिक आई ड्रॉप्स कौन से हो गए? एजिथ्रोमाइसिन 0.5. अदरवाइज कौन सा होगा? इरिथ्रोमाइसिन 0.5% फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेक्शन. नेक्स्ट, ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम ट्रीटमेंट. अब ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम बच्चे को हो गया तो उसकी ट्रीटमेंट क्या? तो ट्रीटमेंट में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना. सिल्वर नाइट्रेट कितना यूज करेंगे? 1%. इरिथ्रोमाइसिन कितना यूज करेंगे? 0.5%. और द लास्ट वन इज द टेट्रासाइक्लिन कितना यूज करेंगे? 1%. नेक्स्ट, नियोनेटल कंजक्टिविटिस के लिए कौन से आई ड्रॉप यूज होते हैं? ड्रग ऑफ चॉइस कौन से आई ड्रॉप हो गए? नियोमाइसिन आई ड्रॉप. कौन से हो गए? नियोमाइसिन आई ड्रॉप. आई होप फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द आई में क्लियर होगा. हम 1 by 1 थोड़ा थोड़ा टॉपिक देख रहे हैं. आई होप सबको आपको पता चल रहा होगा कि फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं न्यूबॉर्न बेबी का. आज हमने बहुत सारे टॉपिक देख लिए, आई का भी देख लिया, नेक का भी देख लिया. तो धीरे धीरे अगर आपको आइडिया आ रहा है, अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो, तो प्लीज उसे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और उसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए. नेक्स्ट, के पॉइंट्स. एक पॉइंट्स हमें याद रखने चाहिए. रूबेला सिंड्रोम इन द मदर के अंदर रूबेला सिंड्रोम इन द मदर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी लीड द फॉलोइंग एबनॉर्मलिटीज. अगर कोई मदर में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रूबेला सिंड्रोम प्रेजेंट है तो कौन कौन से कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलेगी? तो कौन सी होगी? कंजेनिटल कैटरेक्ट, डेफनेस, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस एंड द एनिसोकोरिया. एनिसोकोरिया भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना. एनिसोकोरिया का मीनिंग क्या? डिफरेंट इन द साइज ऑफ द ट्यूब पीपल. ट्यूब पीपल की साइज कैसी हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी. तो इससे क्या बोलेंगे? एनिसोकोरिया. तो के पॉइंट्स में याद रख गया. कौन से पॉइंट में याद रखने को बोल रहा हूँ? रूबेला सिंड्रोम इन द मदर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी लीड द फॉलोइंग एबनॉर्मलिटीज. व्हिच वन इज द कंजेनिटल कैटरेक्ट, डिफनेस, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस एंड द लास्ट वन इज द last one is the patent ductus arteriosus. And what you mean by the anisocoria? So what you mean by the anisocoria? Different in the size of the tube pupil. Next, अब हम देखेंगे एग्जामिनेशन ऑफ द ईयर.
आई का क्लियर हो गया आप सबको बच्चे लोग। तो नेक्स्ट देखेंगे एग्जामिनेशन ऑफ द ईयर, एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल ईयर। अगर एब्सेंस है एक्सटर्नल ईयर तो उसे क्या बोलेंगे, एनोटिया। स्मॉल एक्सटर्नल ईयर को क्या बोलेंगे, माइक्रोटिया। तो याद रखना अगर ईयर एब्सेंट है तो क्या बोलेंगे, एनोटिया, स्मॉल है तो क्या बोलेंगे, माइक्रोटिया। तो आई का सॉरी द ईयर कार्टिलेज शुड बी फर्म, जो ईयर कार्टिलेज है कैसी होगी, फर्म होगी। सॉफ्ट ईयर कार्टिलेज अगर देखने को मिलेगी तो वो क्या इंडिकेट करेगा, प्री टर्म न्यूबॉर्न बेबी को इंडिकेट करेगा। कौन सी कार्टिलेज, सॉफ्ट ईयर कार्टिलेज। लोकेशन कहां पे होगा, तो लोकेशन ऑफ द एक्सटर्नल ईयर इज द टॉप ऑफ द पिना, should be at the line or the above the line drawn from the outer canthus of the eye। तो ये तो आपको पता ही होगा, एनाटॉमी में पता ही होगा कि लोकेशन हमारा एक्सटर्नल ईयर का कहां पे होगा। तो कहां पे होगा, इट इज द टॉप ऑफ द पिना शुड बी द लाइन, और द कहां पे होगा, अबव द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आउटर कैंटस ऑफ द आई। नेक्स्ट लो सेट ऑफ द ईयर साइन कहां पे देखने को मिलेंगे, तो डाउन सिंड्रोम में। डाउन सिंड्रोम में अगर कोई बच्चे को लो सेट ईयर कहां पे देखने को मिलेंगे, डाउन सिंड्रोम कंडीशन की अंदर। अगर कोई बच्चे में लो सेट ईयर देखने को मिल रहे तो इजीली इंडिकेट क्या करेंगे, डाउन सिंड्रोम। अदरवाइज उसका नाम क्या होगा, ट्राइसोमी ऑफ द 21th क्रोमोसोम। नेक्स्ट कंटिन्यू में देख लेना एग्जामिनेशन ऑफ द ईयर। एसेस फॉर द ईयर डिस्चार्ज, ईयर का डिस्चार्ज का भी हमें असेसमेंट करना पड़ेगा। तो इफ द ईयर डिस्चार्ज में क्या देखने को मिलेगा, प्यूरलेंट डिस्चार्ज तो क्या होगा, इन्फेक्शन। ब्लडी डिस्चार्ज देखने को मिलेगा तो इंजरी ड्यूरिंग द बर्थ। सीएसएफ डिस्चार्ज देखने को मिलेगा तो क्या होगा, हेड ट्रॉमा, एंड शुड बी कंफर्म बाय द ग्लूकोज असेसमेंट एंड द हेलो रिंग टेस्ट व्हेन द CSF मिक्सड विद द ब्लड। क्या होगा, हालो रिंग टेस्ट के अंदर क्या होगा, CSF क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा ब्लड के साथ, तो उसे क्या बोलेंगे, हालो रिंग टेस्ट बोलते हैं। तो पता चल गया एग्जामिनेशन ऑफ द ईयर में क्या क्या करेंगे असेसमेंट। अगर प्यूरुलेंट डिस्चार्ज है तो उसको क्या इंडिकेट करेगा, इन्फेक्शन। ब्लडी डिस्चार्ज है तो क्या इंडिकेट करेगा, इंजरी ड्यूरिंग द बर्थ। और लास्ट में सीएसएफ डिस्चार्ज है तो क्या इंडिकेट करेगा, हेड ट्रॉमा, एंड शुड बी कंफर्म कैसे करेंगे, ग्लूकोज असेसमेंट। एंड द सेकंड वन इज द हालो रिंग टेस्ट। हालो रिंग टेस्ट में क्या देखने को मिलेगा, व्हेन द सीएसएफ मिक्स्ड विद द ब्लड। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं एग्जामिनेशन ऑफ द नोज। तो एग्जामिनेशन ऑफ द नोज का मीनिंग क्या है, तो एग्जामिनेशन नोज में हम क्या एग्जामिनेशन करेंगे, तो एब्सेंस ऑफ द नोज कॉल्ड एर्थ्रेनिया। अगर नोज का ही एब्सेंस है तो उसे क्या बोलेंगे, हम एर्थ्रेनिया तक बोलेंगे। नेक्स्ट, नोज कैसा होना चाहिए, वाइड, फ्लैट, एंड द मीडियन ऑफ द फेस नेजल फ्लेयरिंग इंडिकेट द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अगर नेजल फ्लेयरिंग है बच्चे को तो वो क्या इंडिकेट करेगा, नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, जिसके बारे में हम पूरा एक वीडियो लेक्चर बनाएंगे कि व्हाट यू मीन बाय द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो फिर से हम देख लेते हैं एग्जामिनेशन ऑफ द नोज में क्या होगा। इफ द एब्सेंस ऑफ द नोज कॉल्ड एर्थ्रेनिया, नोज कैसा होना चाहिए, शुड बी वाइड, फ्लैट, एंड द मीडियल ऑफ द फेस। नेजल फ्लेयरिंग क्या इंडिकेट करेगा, नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। नेक्स्ट देख लेते हैं आज के लेक्चर का एग्जामिनेशन ऑफ द माउथ। अब माउथ में हम क्या एग्जामिनेशन करेंगे, तो टू एसेस द फॉर द क्लेफ लिप और क्लेफ पैलेट। ये क्लेफ लिप और क्लेफ पैलेट क्या है उसका हम अलग से एक पूरा वीडियो लेक्चर बनाएंगे जिसमें आपको थोड़ा आइडिया ज्यादा आएगा। जो टीथ आर नॉर्मली एब्सेंट एट द बर्थ, नॉर्मली न्यूबॉर्न बेबी में क्या होता है, टीथ तो कैसे हो गए, एब्सेंट ही हो गए। इफ द प्रेजेंस ऑफ द टीथ एट द बर्थ, अगर कोई कंडीशन ऐसी हो, अगर टीथ प्रेजेंट है एट द टाइम ऑफ द बर्थ तो उसे क्या बोलेंगे, नेटल टीथ बोलेंगे। द गम्स शुड बी पिंक एंड द मोइस्ट, एबनॉर्मल कलर ऑफ द गम्स इंडिकेट, जो एबनॉर्मल कलर ऑफ द गम्स इंडिकेट क्या करेगा, अगर ब्लू गम्स है तो क्या इंडिकेट करेगा, साइनोसिस। ड्राई गम्स है तो क्या इंडिकेट करेगा, डिहाइड्रेशन। तो क्लियर, आप सबको पता चला व्हाट मीन एग्जामिनेशन ऑफ द माउथ। तो एग्जामिनेशन ऑफ माउथ में क्या करेंगे, एसेस फॉर द क्लेफ लिप, क्लेफ पैलेट। टीथ कैसे होते हैं, नॉर्मली एब्सेंट एट द टाइम ऑफ द बर्थ। प्रेजेंस ऑफ द टीथ को क्या बोलेंगे, नेटल टीथ। द गम्स कैसी होनी चाहिए, शुड बी पिंक, एंड द मोस्ट एबनॉर्मल कलर ऑफ द गम्स इंडिकेट क्या होगा, ब्लू गम्स में क्या होगा, साइनोसिस इंडिकेट करेगा। ड्राई गम्स में क्या इंडिकेट करेगा, डिहाइड्रेशन। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ड्राई गम्स इंडिकेट कौन से डिसीज कंडीशन इंक्लूड करेगा, साइन करेगा कौन सा साइन या कौन सी डिसीज, तो डिहाइड्रेशन। तो आई होप आज के लेक्चर में आप सबको मजा आया होगा, पता भी चला होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज बच्चों लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो प्लीज मैं आपके साथ रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट।